दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी के पास सूचना पहुंचती है कि उसके थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव से हमेशा लड़कियां गायब होती रहती हैं। अक्सर लड़कियां उस गांव से गायब हो जाती हैं और उन लड़कियों का कोई पता नहीं चल पाता है कि वो लड़कियां कहां चली जाती है और कैसे गायब हो जाती है, क्योंकि उनका कोई सुराग ही नहीं मिल पाता। गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। गांव वाले वहां पर पहरा भी दिया करते थे, लेकिन वो गांव वाले कभी किसी को पकड़ ही नहीं पाया करते कि कौन वो लड़कियों को गायब कर देता है। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया जाता है। पुलिस बल वहाँ पर तैनात रहता है। रात दिन चौबीसों घंटे वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की जाती है, लेकिन पुलिस बल भी नाकामयाब रहता है, क्योंकि वो चोर इतने शातिर होते हैं कि वो लड़कियों को वहाँ से गायब कर देते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और एक इसी तरह काफ़ी दिन समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस नाकामयाब होती है। तो आईपीएस अधिकारी तक ये बात पहुँचती है। आईपीएस अधिकारी फिर कुछ ऐसा करता है कि उनको पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पता लगाने में बहुत मशक्कत होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ये कहानी कहाँ की है और क्या होता है अक्सर पूरी कहानी में। दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी सच्ची घटना है, जो कि एक झारखंड राज्य पड़ता है भारत के अंदर। झारखंड इसमें एक आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर कुछ आदिवासी महिला पुरुष यानी पूरे एक आदिवासी कम्युनिटी रहती है। वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग ही रहा करते थे। एक पूरा गाँव होता है वहाँ पर, जो गाँव में सारे लोग रहा करते थे। तो वहाँ पर एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़की जो होती है वो गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है तो गाँव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसी तरह दो चार लड़कियां गायब होती रहती हैं। तो एक दिन एक आदमी होते हैं जिनका नाम होता है रघुवर। रघुवर होते हैं, उनकी दो बेटियां होती हैं और दोनों बेटियां लगभग 18 से 19 साल के आसपास की होती हैं। और वो अपनी दोनों बेटी के साथ अपने घर में कमरे में सो रहे होते हैं। तो पता चलता है कि उनकी जो बड़ी बेटी होती है, उसका नाम गीता होता है, वो गायब हो गई है। और फिर लोग पता लगाते हैं, काफ़ी आसपास भी पूछते पहुँचते हैं तो पता नहीं चल पाता। फिर वो लोग थाने जाते हैं। जब थाने जाते हैं तो वहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद वहाँ की जो पुलिस होती है, वो वहाँ पर काफ़ी खोजबीन करती है, छान विचार करती है और इधर उधर पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। और ऐसे ऐसे करके उस गांव में लगभग 10 से 12-15 लड़कियां उस गांव की गायब हो जाती हैं और पुलिस को पता नहीं चल पा रहा होता है। तो रघुवर जो होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिलसिला पहले से ही चला आ रहा था। रघुवर के यहाँ से ही नहीं शुरू हुआ, ये तो बीच में ऐसी कहानी होती है। तो रघुवर जो होते हैं वो जाते हैं, वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं उनसे मिलते हैं और उनसे मिल करके सारी बात बताते हैं। कहते हैं साहब ऐसी ऐसी बात है और आपके थाने में हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। साहब आप हमारी बेटी को किसी तरह से ला दीजिए, उसको कहीं से खोज के आप निकाल लीजिए। साहब आप ही एक ऐसे इंसान हैं साहब जो आप मेरी मदद कर सकते हैं। बाकी मैंने थाने भी गई, वहाँ दरोगा से विवाद किया, कुछ मदद नहीं हो पा रहा है साहब, आप ही समझ लीजिए। तो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो तुरंत अपने वहाँ ऑफिस से सीधा वहाँ पर थाने में जो उनके इंचार्ज होते हैं, थाना इंचार्ज और जो दरोगा होते हैं, उनके पास तुरंत फ़ोन करते हैं। उनके पास उनको फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। जब पूरी घटना की जानकारी लेती है तो जो थानेदार होते हैं और जो दरोगा साहब होते हैं वो कहते हैं साहब मैंने वहाँ पर काफ़ी पुलिस बल लगा चुकी हूँ, वहाँ पर पुलिस वालों का पहरा रहता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता साहब कि कैसी वो लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। तो आईपीएस अधिकारी कहते हैं ये तो मामला बहुत गंभीर है। अगर आप लोग वहाँ पर पहरा देते वक्त फिर भी लड़कियाँ गायब हो जा रही हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है, इस पर मुझे गहन विचार करना चाहिए। तो कहते हैं साहब अब आप जैसा उचित समझे। तो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी आपके पास थाने आ रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ से आते थाने आते हैं और जो रघुवर होते हैं उनसे कहते हैं कि आप जाइए घर, आपकी बेटी 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगी। उसके बाद वो रघुवर को भी सांत्वना देते हैं, रघुवर भी आ जाते हैं कि साहब ने कहा शायद ढूंढ ही दे। तो उसके बाद आईपीएस अधिकारी होते हैं जो वो आते हैं थाने पर। जब थाने आते हैं वहाँ पर पुलिस वालों से बातचीत करते हैं, पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मामले की जानकारी लेने के बाद वो गंभीरता से पता चलता है कि वहाँ पर जो पुलिस बल होती है वो काफ़ी मात्रा में तैनात रहती है, लेकिन वहाँ से वो लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। अब ये पता नहीं चल पाता कैसे गायब हो जाती हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पर थाने में, पुलिस वालों को समझाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग होती है। उसके बाद उनसे कहते निर्णय लेते, कहते हैं कि देखिए मैं एक साधु का वेश धारण करूँगा, मैं साधु बन जाऊँगा, आप लोग मेरे आसपास रहना, उस गांव में देना पहरेदारी करना, लेकिन कोई मुझको ये मत बताना किसी को मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, मैं एक साधु के भेष में रहूँगा। तो कहते हैं ठीक साहब आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। उसके बाद आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो अपने लिए साधु वाले कपड़ा मंगाते हैं और कमंडल मंगाते हैं और रुद्राक्ष वगैरह मंगाते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। सब कुछ लेने के बाद वो जो होते हैं वो अब सब कुछ लाने के बाद अपने पास लाते हैं और पहन लेते हैं। पहनने के बाद उस गांव में वो प्रवेश कर जाते हैं, पैदल आते हैं और उस गांव में प्रवेश करते हैं। जब उस गांव में प्रवेश करते हैं तो आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में अगर हमारे गांव में कोई साधु आता तो लोग उसका आवभगत और स्वागत सत्कार करते हैं। तो उसी तरह उस आईपीएस अधिकारी के साथ भी होता है। उस गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं, उसको बैठाते हैं, उससे हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद फिर उसको खाना पीना भी देते हैं
और उसके बाद फिर थोड़ी देर वहाँ पर रहने के बाद वो बाबा जो साधु वेश आईपीएस रखे होते हैं वहीं पर टहरा करते हैं। तो कहते हैं कि हमको लगता है कि आपके गाँव में लड़कियों की चोरी हो रही है, मैंने सुना है। तो लोग कहते हैं हाँ बाबा जी, चोरी तो हो रही है, लेकिन हम लोग इसे रोकने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे। तो कहते हैं आप सभी लोग इसे रोकते क्यों हैं? कहते हैं रोकने प्रयास लेकिन रुक नहीं पा रही है। तो कहते हैं ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, अब आपकी गाँव की रक्षा हम करेंगे। ये देखते हैं कौन चोर आता है और आपकी गाँव की लड़की को चुरा के ले जाता है। पूरी रात मैं पहरा पहरा दूंगा और आपकी गाँव की रक्षा मैं करूँगा। तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक बाबा, अब आप जैसी मर्जी, आप बाबा हैं, आप तो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आईपीएस है, ठीक है, तो इसी तरह होता है। उसके बाद आईपीएस अधिकारी जो बाबा जी होते हैं वो पूरे गाँव में चक्कर लगाते हैं। जब पूरे गाँव में चक्कर लगा करके वो आते हैं तो देखते हैं उस गाँव में आने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो होता है मेन गांव के हाईवे होता है, जो रोड होती है उधर से आने का रास्ता होता है, और एक दूसरा रास्ता होता है, एक गांव के बगल में एक काफ़ी बड़ा जंगल होता है, उस जंगल के बीच से एक झाड़ियों के बीच से एक रास्ता बना होता है। तो देखते हैं कि एक ये झाड़ी वाला रास्ता हो सकता है या फिर एक हाईवे है, इसी 2 रास्ते से गाँव में लोग आ सकते हैं। तो बाबा जी देखते हैं, उसके बाद कहते हैं जो हाईवे वाला होती है वहाँ पर वो पुलिस की तैनाती हो जाती है, क्योंकि पुलिस अक्सर वहीं पर तैनात रहती है और इधर झाड़ियों में, तो वहाँ पर पुलिस की तैनाती हो जाती है। और ये जो झाड़ी वाला इलाका होता है वहीं पर थोड़ी दूर पे जाकर के जो बाबा होते हैं वो अपनी कुटिया टाइप की बना लेते हैं हल्का से झाड़ी के आड़ में, और वहीं पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठ जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं गाँव में पहरा दे रहे होते हैं, गाँव के बाहर भी लगे होते हैं, और ये बाबा जिस झाड़ी के आड़ में इधर बैठे होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी होते हैं बाबा के वेश में, ये इधर बैठे रहते हैं। उसके बाद लगभग रात के 11-12 बज जाते हैं, 10 से 11 बजे का वक्त होता है। उसके बाद जब बाबा अपनी झाड़ी में बैठे रहते हैं तो इनको लगता है कि किसी के पैरों की आहट आ रही है। आहट मतलब इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो ये जब आवाज़ सुनाई देती है तो ये थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं। और जब ये देखते हैं तो कम से कम 3 लोग होते हैं जो कि अपने साथ आराम से उस गांव की ओर जाया करते हैं। जब वो तीनों लोग उस गांव की ओर जाते हैं तो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं बाबा के वेश में चुप्पे सीधे वहीं पर बैठे रहते हैं। उन लोगों को देखते हैं कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, देखते हैं कि वो लोग गांव के अंदर इंटर कर चुके हैं। जब वो सोचते हैं कि ये लोग गांव के अंदर पहुंच चुके हैं तो ये लोग गांव के अंदर से फिर बाहर आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। तो बाबा जी वहीं पर बाबा का वेश रखे आईपीएस साहब तुरंत बैठे ही रहते हैं और किसी को कोई सूचना नहीं देते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं गांव में जाने के बाद वहाँ से एक लड़की होती है जो उसको उठा लाते हैं, क्योंकि वो 3 लोग होते हैं तो 2 लोग पर नीचे पकड़ लेते हैं, एक लोग को उस पार घर के किसी के अंदर कूदा दिया करते हैं और गेट खोल करके उस लड़की को ले आते हैं। उस लड़की को लेने आने के बाद उस लड़की जो होती है एकदम बेहोशी हालत में होती है और उसे अपने कंधों पर रखे रहते हैं और कंधों पर लेकर के उसे ले जाया करते हैं। और उसके बाद जब आईपीएस अधिकारी देखते हैं कि ये तीनों लोग हैं और गाँव से एक लड़की को लेकर के जा रहे हैं, तो तुरंत बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद उन तीनों लोगों को रुकने को कहते हैं, लेकिन वो तीनों लोग तो इतने शातिर चोर होते हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते, रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकते नहीं। तो आईपीएस अधिकारी तुरंत अपनी बंदूक निकालते हैं और एक फायर कर देते हैं, कहते हैं कि आप लोग रुकिए नहीं वरना हम आप लोग को गोली मार देंगे, आपकी भेजे सीधा गोली निकल जाएगी। तो वो सब जो चोर होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं शायद ये कोई पुलिस का अधिकारी ही है या कोई पुलिस वाला ही है। तो एकदम सन्न हो जाते हैं, कहते हैं वहीं पर आप तुरंत खड़े हो जाइए। उन लोगों को तुरंत वहाँ पर घुटनों के बल नीचे बैठा देते हैं आईपीएस अधिकारी बंदूक के नोक पर, और तुरंत जब फायर हो जाती है तो इधर गांव के लोग जो सुनते हैं वो भी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और ये जो पुलिस वाले जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं और जो उनके पुलिस होती है उनको अपने टीम अपने फ़ोन द्वारा उनको मैसेज भेजते हैं, तुरंत पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँच जाता है थोड़ी देर में और उन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब उन तीनों लोगों को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं और वे बाबा के भेष में होते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को पकड़ने के बाद उन लोगों को जब लाया जाता है फिर उन लोग से पूछताछ की जाती है। उन लोग से पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि साहब हम लोग का बाहर से कनेक्शन है और हम लोग का काम होता है कि लड़कियों के रेकी करके उनको ले जाते हैं और किसी विदेशी आदमी को वो लोग बेच दिया करते हैं और उन लोगों को एक लड़की के 3 लाख 4 लाख 5 लाख इस तरह रुपए मिला करते हैं। इस तरह लोग लड़की की सप्लाई किया करते हैं। तो कहते हैं कि आपका एक गैंग कैसे चलता, आप लोग को कैसे पता चलता कि इस गांव में लड़की है और इस घर में ही लड़की है। तो वो लोग कहते हैं साहब हम लोग दिन में कुछ सामान बेचने की वजह से आते हैं और देखते हैं, दिन में देख लेते हैं, सब कुछ पूरी रेकी कर लेते हैं, उसके बाद रात में आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। अब साहब आप थे जो हमें पकड़ लिए, क्योंकि हमारी घटना काफ़ी दिनों से चल रही थी और मुझे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर उन लोग को पूरा खुलासा होता है, फिर उन लोग के जो और अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं उन लोग को भी पकड़ने की कोशिश करती है पुलिस। और उसके बाद उनके पास से कम 15 से 20 लड़की को बरामद करती हैं और उन लड़कियों को बरामद करने के बाद पुलिस लाती वो जो रघुवर होते हैं उनकी बेटी भी उसी में बरामद हो जाती है, वो अपनी बेटी से मिल लेते हैं। उसके बाद जब उनकी बेटी रघुवर से मिलती है तो बहुत रोया करते हैं और रोने के बाद वो
तो आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वो कहते हैं कि अब आपकी बेटी मिल गई, अब आप क्यों रो रहे हैं। तो वो कहते हैं साहब अब मैं आपको क्या बताऊं, आपका मैं धन्यवाद किस तरह से अदा करूं। तो आप तो एक तो भगवान का रूप मतलब साधु का रूप धर के आए, क्योंकि साधु भगवान रहते हैं, और भगवान का रूप धारण करके आए और हमारे लिए भगवान ही आप बन गए हैं, क्योंकि आपने हमारी बेटी को सुरक्षित बचाया। और हमारे लिए नहीं, जितनी ये बेटियां बचाएं, आप इन सब लोगों के लिए भगवान बन गए। और आने वाले समय पर न जाने कितने लोगों को ये लोग अपहरण करते, तो उनके लिए भी आप भगवान हो गए। तो आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। तो कहते हैं शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये तो पुलिस की ड्यूटी होती है और इसको मैंने कर्तव्य अपना पूरा निभाया है। कहते हैं साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन लोग पुलिस के बारे में बहुत खराब सोचते हैं, बहुत गंदा सोचते हैं, लेकिन सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। आप तो बहुत नेक इंसान हैं और बहुत नेक दिल के आदमी हैं। आपका कैसा शुक्रिया अदा किया जाए। फिर उस गाँव के सभी लोग जो होते हैं उस आईपीएस अधिकारी को फूल माला पहना करके उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, और स्वागत सत्कार करने के बाद उसको अपने घर पर भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद फिर उनको भेज देते हैं, वो फिर अपने ऑफिस कार्यालय चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों थी ये आज की कहानी। आज की कहानी का बस सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना, और आप लोग सभी लोग समाज में घट रही घटनाओं के बारे में एकदम जानकारी हासिल करते रहें। क्योंकि आप सभी लोग अगर अवेयर रहेंगे, जानकार रहेंगे, तो शायद ऐसी घटना कभी होने से आप सभी लोग भी बच सकते हैं। बाकी आप सभी लोग इस जो पुलिस अधिकारी है, जो आईपीएस है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, और ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना कि किसी को दुख पहुंचाना, बस आप सभी लोग को जागरूक और सचेत करना है। इसलिए मैंने ये कहानी आपके बीच लेकर आई। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।